गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे ओबेलिया के बारे में बात करेंगे। ओबेलिया सिलेंड्रेटा फाइलम का सदस्य है। क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया और जीनस ओबेलिया, स्पीशीज जेनिकुलेटा। हम यहाँ हैबिटेट की बात करेंगे, स्वभाव और आवास की। ओबेलिया एक स्थानबद्ध समुद्रवासी और निवही हाइड्राव जंतु है। सेडेंटरी, मैराइन, कॉलोनियल, foam found attached to surface on seaweeds, molluscan shells, rocks, wooden piles in shallow water up to 80 meters in depth. यह समस्त विश्व में पाया जाता है, जो प्राय 80 मीटर की गहराई तक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों के तटीय जल में उपस्थित होता है। यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में मिलता है। लैंगिक रूप एक शाखित हाइड्रोइड कॉलोनी होती है, जो चट्टानों, पत्थरों, जंतुओं के काउचों, लकड़ी के ढेरों से चिपका होता है। इसका लैंगिक रूप बहुत छोटी घंटी या छाते के समान मुक्त लावी अवस्था होती है, जिसे मेडुसा कहते हैं। इसको सामान्य नाम सी फर कहते हैं। इसको समुद्री समूर या सी फर नाम देते हैं। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो मॉर्फोलॉजी की बात करें हम, इसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है और इससे बात करते हैं। बाह्य संरचना जब ओबेलिया की हम देखते हैं, तो यह कोमल, अर्धपारदर्शी तथा श्वेताभ या हल्के भूरे रंग का होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर व शाखित स्तंभ होते हैं, जिन्हें हाइड्रोकोलाई कहते हैं। ये हाइड्रोराइजा, जिससे एक ब्रांच निकली हुई है, हाइड्रोकोलस, तो ये ब्रांच निकल रही है। एक ऐसी सैकड़ों हजारों ब्रांच इससे निकली हुई होती है, तो उनमें से एक ब्रांच का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। तो हाइड्रोराइजा से निकल रहा है हाइड्रोकोलस। यह हाइड्रोकोलस यहाँ से निकलता है। ये जड़ समान या हाइड्रोराइजा से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर निकले होते हैं। ये दोनों संरचनाएं या रचनाएं धागे के समान होती हैं और कॉलोनी की वृद्धि संगीत संगीताक्षी या सिम्पोडियल होती है। प्रत्येक हाइड्रोस्तंभ या हाइड्रोकलस से एकांतरित क्रम में शाखाएं निकलती हैं और कभी-कभी इन पार्श्वीय शाखाओं से भी तीसरे क्रम की शाखा निकलती है। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक जूइड होती है। देखो, एक ये शाखा निकली, एक शाखा ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, इसी तरह से एक शाखा ये निकल रही है,
एकांत क्रम में, एक इधर निकल रही है, दूसरी इधर निकल रही है, तीसरी इधर निकल रही है, चौथी इधर निकल रही है, पांचवी इधर निकल रही है, छठी इधर। इस तरह से ये शाखाएं निकल रही है एकांतरित क्रम में, और प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक जूइड है, जीवक है, जिन्हें यहाँ इसको तो हम पोलिप कहते हैं और पोलिप या हाइड्रेंट कहते हैं। और दूसरा है जो ये कक्ष में से निकल रही है, इसको हम यहाँ पे गोरेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। निवय में दो प्रकार के जीवक होने के कारण ओबेलिया डाइमोर्फिक या द्विरूपी, दो रूप वाला होता है, जब ब्लास्टोस्टाइल्स से प्लेटाकार रचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें मेडूसी कहते हैं, तो यह ट्राइमोर्फिक हो जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पॉलिप निकल रहा है, ये गोरेंजियम निकल रहा है, ब्लास्टोस्टाइल। इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ये निकल रही है मेडूसी बड। ये मेडूसी जब बढ़ जाती है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, इसका नाम ब्लास्टोस्टाइल, इसके ऊपर का कवर जो है उसे गोनोथिका कहते हैं। ये यहाँ पर जो अपर्चर देखने को मिल रहा है, ये गोनोपोर हो गया। ये क्या तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? गोनेंजियम बनाते हैं। पोलिप या हाइड्रेंथ ये हो गया जो फ्लावर शेप में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक क्यूटिकल जैसी कवरिंग देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर पेरिसार्क एनुलाई कहते हैं। तो ये तो इसकी हम बाह्य संरचना की बात कर रहे हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि सिनोसार्क देखने को मिलती है। तो आउटर कवरिंग जो आप देखते हैं, इसके ऊपर ये देखिए, ऊपर की कवरिंग जिसे पेरिसार्क कहते हैं, और अंदर वाला जो ये देखने को मिलता है मेन स्टेम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये सिनोसार्क कहलाती है। ये यहाँ पर सिनोसार्क। तो निवह की शाखाओं और जीवक की संरचना में भीतर की ओर एक नली के आकार का जीवित भाग होता है। ऊपर तो कवरिंग हो गई, हार्ड कवरिंग हो गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पेरिसार्क कहते हैं। और इसके अंदर एक नलिकाकार संरचना है, जिसको हम सिनोसार्क कहते हैं। यह जंतु की कोशिकीय भित्ति है, जिसके अंदर एक नाल पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जठर वाहिदुरिका कहते हैं। यह नाल, ये वाली नाल, जीवकों की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जुड़ी रहती है, और कोशिकीय भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। इनमें से बाहरी स्तर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर के स्तर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। जब इसका सेक्शन काटते हैं तो ये चीज देखने को मिलेगी। तथा इन दोनों के बीच एक जिलेटिनी स्तर या मीजोग्लिया होता है। एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस में वे सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके बाहर का जो आवरण, जिसे हम अभी बोल रहे थे कि पेरिसार्क कहते हैं, पेरिसार्क के बारे में, सिनोसार्क के बाहर पीताभ या भूरे रंग का दृढ़ पारदर्शीय तथा निर्जीव क्यूटिकली आवरण होता है, जिसे पेरिसार्क कहते हैं। इसका श्रवण एपिडर्मिस द्वारा बाहर की ओर होता है, और यह स्तर निवह या कॉलोनी को सुरक्षित रखता है और आलम प्रदान करने वाले वही कंकाल की भांति कार्य करता है। शिशु निवह में पेरिसार्क सिनोसार्क के निकट संपर्क में रहता है,
परंतु अडल्ट स्टेज में या अडल्ट कॉलोनी में दोनों स्तरों के बीच एक स्पेस बन जाता है, जिससे ये दोनों स्तर पृथक हो जाते हैं। परंतु जहां अधिचर्मीय कोशिकाएं बाहर की ओर वृद्धि कर जाती हैं, वहां ये दोनों परस्पर मिल जाता है। तो ज्यादातर स्थितियों में ये दोनों स्तर अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक जीवक के आधार पर पेरिसार्क में छल्लेदार संकीर्ण बन जाते हैं, जिन्हें पेरिसार्कल एनुलाई कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक पार्श्व शाखा के आधार के नीचे भी मुख्य स्तंभ पर एक ऐसा ही वलय पाया जाता है, जिसे पेरिसार्क कॉलोनी पेरिसार्क कॉलोनी को दृढ़ बनाता है। परंतु वलयी संकीर्णों के कारण जल धाराओं के प्रवाह से कॉलोनी में कुछ सीमित झूलने की समान गतियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जूविड यहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से जीवक यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कॉलोनी के अंदर यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि ये डाइमॉर्फिक या ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी देखने को मिलती है ओवेलिया की, जिसमें दो प्रकार के जीवक होते हैं। एक को पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं और दूसरे को गोनेंजिया कहते हैं। दोनों प्रकार के जीवक आकारिकी रूप से तथा कार्य की रूप से भिन्न होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी भिन्न होते हैं। पहला हम जो बात करें कि पॉलिप देखने को मिलता है, तो ये हमारा पॉलिप, ये सब पॉलिप है। पॉलिप गोनेंजियम जो है, या जिसे हम कहें कि जिस पर मेडुसा बनेंगे, वो बाद में परिवर्तित होता है। मैच्योर पॉलिप के कक्ष भाग से ये हमें गोनेंजियम देखने को मिलेगा, ब्लास्टोस्टेल देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ये पार्ट है, ये हाइड्रेंथ या पॉलिप कहलाता है। ये वाला पार्ट है, ये हाइड्रेंथ या पॉलिप कहलाता है। तो पॉलिप या हाइड्रेंथ एक फ्लावर सदृश संरचना होती है और यह निवह का गैस्ट्रोजोइड होता है। जठर जीवक, एक जठर जीवक को ट्रोफोजोइट या गैस्ट्रोजोइट भी कहते हैं। गैस्ट्रोजोइट क्यों कहते हैं? ये पोषक प्रावस्था है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो इससे होता है, और ये न्यूट्रिटिव पोषण का जो काम करता है वो ये करता है, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर जो देखें, या यहाँ ये टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इसका रंग पीताभ और आकार अरीय सममितीय एवं बेलनाकार और शंकुरूपी खोखले कोष की भांति होता है, जो हाइड्रा के प्रतिरूप के समान होता है। इसका सकरा आधारीय भाग हाइड्रोस्तंभ के सीनोसार के साथ जुड़ा रहता है। इसका दूरस्थ भाग एक शंकुरूपी उभार, जिसे मेनुब्रियम या हाइपोस्टोम कहते हैं, वो बनता है। इसकी कुल माप हाइड्रेंथ की लगभग 1/3 होती है और हाइपोस्टोम के ऊपरी सिरे पर अंत में एक छिद्र होता है, जिसे माउथ कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इसकी संरचना देखिए, ये यहाँ हाइपोस्टोम है और ये इसके बीचों बीच में एक छेद है, तो जिसको, और ये इसके ऊपर का कवर, जिसे हाइड्रोथीका कहते हैं। ये हाइड्रेंथ की स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। जिसमें मुख्य चारों ओर, जिसमें प्रसार और संकुचन की क्षमता होती है, और हाइपोस्टोम के आधार से निकले हुए 30 तंतु रूपी स्पर्शक होते हैं, जो हाइपोस्टोम से अधिक बड़े होते हैं। ये स्पर्शक हाइड्रा के स्पर्शकों की भांति खोखले न होकर ठोस होते हैं। तो हाइड्रेंथ को चारों ओर से आवृत करने वाले पेरिसार्क फैलकर एक ढीला प्याले के आकार का पारदर्शी आरक्षी आवरण बना लेता है, जिसे हाइड्रोथीका कहते हैं। यह दूरस्थ सिरे पर खुला रहता है और इस कवार का आधार अंदर की ओर वलय के समान एक क्षैतिज शेल्फ में वृद्धि कर जाता है, जिस पर हाइड्रेंथ का आधार टिका रहता है।
क्योंकि हाइड्रेंथ में चूसक प्रवार के खुले हुए दूरस्थ भाग से प्रसारित और संकुचित होने की क्षमता होती है। अतः संकुचन के समय वर्टिकल शेल्फ जैसे क्षैतिज शेल्फ से हाइड्रोस्तंभ की नाल में जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ से दोबारा बहिसारित नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल, ये यहाँ ये ब्लास्टोस्टाइल है अंदर की तरफ जो यहाँ पे बन रहा है। ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम हाइड्रोस्तंभ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब इस पर विशेष प्रकार की बेलनाकार संरचनाएं बनती है जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये बेलनाकार संरचनाएं ये बेलनाकार संरचनाएं जिन पे ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। यह जनन जीवक होता है, मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसकी वजह से होता है। हाइड्रेंथ की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है और ये प्रौढ़ मतलब पुराने हाइड्रेंथ के कक्ष में पाए जाते हैं। और ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और लंबी नली के समान संरचना होती है जिसके दूरस्थ सिरा बंद रहता है और इसमें मुख और स्पर्शक का अभाव होता है। इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अत्यंत रिड्यूस हो जाती है और कोरक जीवक को आवृत करने वाली पेरिसार के ढीला पारदर्शी और कैप्सूल के समान संरचना बनाती है जिसे गोनोथिका कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल पार्श्व मुकुलम द्वारा लैंगिक संरचनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें मेडुसी या गोनोफोर्स कहते हैं। और ये इस पे जो बनने वाली जो दिख रही है गोल गोल संरचनाएं, ये मेडुसी संरचनाएं इस पे भी बन रही है, ये मेडुसी बर्ड्स बन रही है। और एक ब्लास्टोस्टाइल पर विकास की विविध अवस्थाओं वाली अनेक मेडुसी बर्ड देखी जाती हैं और पूर्ण निर्मित मेडुसी ब्लास्टोस्टाइल से पृथक होकर एक छिद्र द्वारा बाहर जल में स्वतंत्र कर दी जाती हैं और यह छिद्र गोनोपोर कहलाता है। इसका निर्माण गोनोथिका के शीर्ष के फटने से होता है और ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसी सहित गोनोथिका को जननधानी या गोनेंजियम कहते हैं। ओबेलिया की हाइड्राब कॉलोनी में मेडुसी मुकुलों के विकसित होने पर निवही या ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। इस अवस्था में हाइड्रेंथ गैस्ट्रोजोइड कहलाता है और जनन जीव और मेडुसी का जननधर तीन प्रकार के जीवक होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसी ये तीन प्रकार की संरचनाएं ये देखने को मिलती। तो इस प्रकार से यह मैंने इसकी संरचना की बात की। हम इनकी कॉलोनी की जो है हिस्टोलॉजी की भी थोड़ी सी बात करेंगे और पॉलिप और मेडुसा के बारे में अलग से थोड़ा बात करेंगे, उनका डेवलपमेंट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।